रिफ्लेक्शन प्रकृति का हो या इंसान का, महत्वपूर्ण होता है और बेहद खूबसूरत भी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुमन शर्मा आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो शिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और नई शिक्षा नीति 2019 वाली जो नीति नई आई है वह भी रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत प्रभावी ढंग से बातचीत करती है। तो आज का शीर्षक है टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, अध्यापक एक प्रत्यक्षदर्शी पेशेवर के रूप में। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक में मुख्य रूप से 3 बातें हैं: टीचर, रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिशनर। टीचर कौन है? गुरु, अध्यापक, शिक्षक, किसी भी नाम से कहिए, कि एक ऐसा इंसान जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर चलता है, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेकर चलता है, जो आपको जीवन की नई नई परिघटनाओं से न केवल रूबरू कराता है बल्कि उनके विश्लेषण और संश्लेषण का तरीका भी बताता है। दूसरे नंबर पर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को अगर हम देखें तो आपका जो भी विचार है, जो भी अनुभव है, जीवन के प्रति जो भी दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वह आपका रिफ्लेक्शन है। और अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जाने अनजाने रिफ्लेक्शन करते ही हैं। एक छोटा बच्चा अपनी ज़रूरतों को पूरा कराने के लिए रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? पलके झपकाता है, मुस्कुराता है। दीज आर द नेचुरल रिफ्लेक्शन ऑफ द चाइल्ड। तो आप मान रहे हैं, और कोई हमसे मांगे ना मांगे रिफ्लेक्शन हम ज़रूर देते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह पर गए, वो जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। आपने मन में सोच लिया, आपने अपने किसी साथी से इस बात को साझा किया तो उन्होंने भी माना कि हाँ, आपका जो दर्शन है, आपका जो निरीक्षण है वो बहुत बेहतर है। अगर वो वाकई आपके दोस्त को भी सुंदर लगी है तो, या फिर वो आपकी रिफ्लेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट अलग विचार भी दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है प्रैक्टिशनर। अब प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? पेशेवर, यानी कि आप बार बार एक चीज का अभ्यास करते हैं और वो अभ्यास जो है वो लगातार चलता है आपका और आपको बेहतर बनाता चलता है। अब वो अभ्यास में अगर आप रिफ्लेक्शंस को जोड़ लेते हैं तो आप और ज़्यादा बेहतर इंसान और ज़्यादा बेहतर शिक्षक के रूप में नजर आते हैं। कैसे? आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिशनर में के रूप में अध्यापक किन किन रिफ्लेक्शंस को खुद में शामिल कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि टीचर को एक रिफ्लेक्शन प्रैक्टिशनर क्यों होना चाहिए, क्यों उसको ऐसा अभ्यास करना चाहिए, क्यों उसे दूसरों के अनुभव सुनने चाहिए। तो सबसे पहली बात है टू नो द जर्नी ऑफ सेल्फ। अगर हम रिफ्लेक्शंस की बात करें, अपने अनुभवों को देखें, अपने विचारों को देखें, अपनी जीवन यात्रा को देखें और उसका सटीक विश्लेषण करें, तो आप कहाँ से चले थे और कहाँ आप पहुँचे हैं, इस पूरा जो दृश्य है वो आपके सामने आ जाएगा। और इस दृश्य पर एक दृष्टि डालते ही आपको तुरंत ये पता चलेगा कि मुझ में कहाँ खामियां थी और कहाँ बहुत ज़्यादा विशेषताएं थी, या मेरे कौन कौन से जो वह बहुत सशक्त भाग रहे हैं मेरी जिंदगी के, ज्ञान के कौन से भाग में मैं बहुत अच्छा और कौन से भाग में बहुत कमज़ोर रहा हूँ। इसी तरह जर्नी ऑफ स्टूडेंट, आपको अपने बच्चे के बारे में भी पता चलेगा जब आप उसके रिफ्लेक्शंस को सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, उनका संश्लेषण विश्लेषण करेंगे। कैसे? कि जब एक विद्यार्थी अपने अनुभव आपके साथ साझा करता है तो वो किस परिवेश से आ रहा है आपके पास, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का है, वो जिंदगी को किस तरीके से देखता है, वो वस्तुओं को, घटनाओं को कैसे मूल्यांकित करता है और उनसे कैसे सीखता है, उसकी अपनी एक अलग परिपाटी है। और अगर आप एक शिक्षक के रूप में उस परिपाटी को पहचान पाते हैं तो निसंदेह आप बच्चे के लिए बेहतर अधिगम पूर्ण वातावरण बनाने में सशक्त हो पाएंगे, यानी कि आप बच्चे को बेहतर लर्निंग दे पाएंगे। और आपको बच्चे को कहाँ उसके मार्ग को चेंज करना है, परिवर्तित करना है, ये भी आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टू मेक बेस्ट पाथ फॉर बोथ, कि आप अपने लिए एज अ टीचर और बच्चे के लिए एक विद्यार्थी के रूप में बहुत बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और अपनी और बच्चे की बेहतर सक्षमताओं को उभार सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूवी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को में 3 गुण होने चाहिए मुख्य रूप से। नंबर 1 ओपन माइंडेडनेस, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी और नंबर 3 होल हार्टेडनेस। आपको खुले दिमाग का होना है, आपको उत्तरदायी बनना है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको, और तीसरे नंबर पर आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा सा होना चाहिए। जब आप बहुत बड़े से दिल को लेकर बात करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। खुला दिमाग का क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे का रिफ्लेक्शन है वो आपके रिफ्लेक्शन के साथ क्लैश कर जाए, ना मिले, आपके विचार बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं। हो सकता है आप बच्चे को प्लेवे मेथड से पढ़ाना चाहते हैं और वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अपने निरीक्षण को इतना सूक्ष्म और इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि आप बच्चे की भावनाओं को, क्षमताओं को पहचान सकें और उसे एक सही ट्रैक दे सकें। नंबर 2 जिम्मेदारी। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो बच्चे का कल्याण होगा, बच्चे का लाभ होगा, बच्चे को बेनिफिट होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता, आप एज अ टीचर भी किसी के जीवन के साथ खेल नहीं सकते, तो आपको पूरी जिम्मेदारी भी उसकी लेनी पड़ेगी। और तीसरा, जब तक आपका मन खुला नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और सहज होने के लिए, बेहतर होने के लिए स्वीकार्यता सबसे पहली शर्त है, तो आपको खुले दिल का भी होना चाहिए। अब एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होने के लिए क्या स्टेप हो सकते हैं? वैसे तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। आप बच्चे के रिफ्लेक्शन को कैसे भी ले सकते हैं, कैसे भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और बच्चे को किसी भी रूप में मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारा जो फोकस है वो बच्चे का विकास है और होना भी चाहिए। तो हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे मुख्य रूप से। पहला है ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण, कि अध्यापक का निरीक्षण बच्चे के लिए बड़ा सूक्ष्म होना चाहिए, बड़ा विस्तृत होना चाहिए, ताकि वो उसके जीवन के हर पहलू को ज्ञान के दायरे में, शिक्षा के दायरे में लेकर आकर अध्ययन कर सके। नंबर 2 संवाद, बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, आपको बच्चे के साथ लगातार बात करनी है। नंबर 3 स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आप बच्चे का सूक्ष्म और विस्तृत दोनों निरीक्षण कर लेंगे, जब आप बच्चे के साथ बेहतर बातचीत स्थापित कर लेंगे, तो निसंदेह आप में डिसीजन, आपके निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। और वो निर्णय लेने की क्षमता का विकास केवल आप में नहीं, आपके बच्चे में भी होगा, क्योंकि वो आपके मार्ग निर्देशन में कार्य करेगा। नंबर 4 जजमेंट। आपकी जब आपका डिसीजन वाला जो कौशल है, निर्णय लेने का कौशल है, वो बढ़ेगा, तो आप जजमेंट कर पाएंगे कि ठीक है, हम जिम्मेदारी के साथ इस बात को ऐसे लेकर चलते हैं, इसका संभावित परिणाम ये होगा। परिणाम ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी उम्मीदों के अनुरूप है तो हम स्वीकार कर लेंगे, अगर उम्मीदों के अनुरूप नहीं है तो हम अस्वीकार कर लेंगे। नंबर 5 है टीम वर्किंग, यानी कि समूह में काम करना। अगर आप इन 5 स्टेप्स को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लगभग प्रतिदिन बच्चे के रिफ्लेक्शन मिलते रहेंगे। उसके लिए आप किसी डायरी का निर्माण कर सकते हैं, किसी जर्नल का निर्माण कर सकते हैं, बच्चे से क्रिएटिव राइटिंग करवा सकते हैं, उनसे बातचीत कीजिए। लिमिटेशन टू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, क्या सीमाएं हैं इसकी? कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बहुत टाइम टेकर है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब आप रिफ्लेक्शंस को लेकर बात करते हैं, 50 बच्चों की बातें सुनी, फिर उसके हिसाब से विश्लेषण किया, नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप 50 बच्चों की बात सुन रहे हैं तो आप देखेंगे 50 बच्चे 50 बातें नहीं कहते। कोई एक बच्चा कोई एक बात कहता है, 15-20 बच्चे उसको समर्थन कर देते हैं। ऐसा बहुत विरल परिस्थितियों में हुआ जब 50 बच्चे 50 अलग अलग बातें कहेंगे। पहली बात। दूसरा, हम प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं कि लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में वो वाली कुशलता विकसित हो जाएगी कि बच्चा किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है और वो आपको किस तरफ लेकर चलना चाहता है। ठीक है,
तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम टेकर होगा। और जितना टाइम आप बच्चे के रिफ्लेक्शंस को लेकर बच्चे को समझने में लगाएंगे, उतना ही वक्त आपका वहाँ पर बच जाएगा जब आप बच्चे को कोई नया कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जल्दी समझ लेगा, क्योंकि आपने उसका परिवेश देख लिया, आपने उसकी सक्षमताओं को देख लिया है। तो आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़, अपना कंसेप्ट उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, तो नो डाउट बच्चा जो है वो उस चीज़ को जल्दी ग्रेस्प कर पाएगा। तो नॉट ऑल प्रैक्टिशनर्स में अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्टिव प्रोसेसेस। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको प्रैक्टिशनर बनने के लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन क्या है, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, रिफ्लेक्शंस का विश्लेषण कैसे होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी एक अध्यापक के रूप में आपको होनी चाहिए। मे फील अनकंफर्टेबल चैलेंजिंग एंड इवैल्यूएटिंग ओन प्रैक्टिसेस। बिल्कुल अपने आप को जांचना सबसे मुश्किल काम है, और अगर आप अपने आप को जांच पाते हैं तो इससे बेहतर कोई काम एक अध्यापक के रूप में आपके लिए नहीं हो सकता। आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे। कुड बी टाइम कंज्यूमिंग, मैं आपसे डिस्कस कर चुकी। मे हैव कन्फ्यूजन एज टू विच सिचुएशन एक्सपीरियंस टू रिफ्लेक्ट। ये निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है कि किस स्थिति में रिफ्लेक्ट करें और किस स्थिति में रिफ्लेक्ट ना करें। अगेन हम फिर बात करें प्रैक्टिशनर के रूप की बात है कि जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नो डाउट आप वो चीज़ कर पाएंगे। नंबर 5, मे नॉट बी एडिक्वेट टू रिजोल्व क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। हो सकता है रिफ्लेक्शन के माध्यम से आप बहुत बच्चों के मन की गांठों को खोल पाएं, लेकिन आप उनके मन की जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी का IQ ही बहुत ज़्यादा कम है तो आप शायद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, अब है अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजीज कि रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। कीप अ टीचिंग जर्नल और डायरी। आप कोई जर्नल बना सकते हैं, आप कोई डायरी मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों से कोलैबोरेटिव जर्नल राइटिंग करवा सकते हैं। आप कोई एक टॉपिक दे दीजिए और सभी बच्चों से कहिए वो उस पर लिख कर लाएंगे। आपको एक ही विषय पर बच्चों के अलग अलग विचार पता चलेंगे। नंबर 3, क्रिएटिव एंड यूटिलाइज सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स। अपने आप को जांचने के लिए आप कुछ फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, असेसमेंट फॉर्म्स का। नंबर 4, वीडियो टेप देयर वर्क इन द क्लासरूम। आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, अपने बच्चों की वीडियोस बना सकते हैं और फिर बाद में उनको दिखाइए। बड़ा मज़ेदार अनुभव है। रिटन रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। कुछ प्रोजेक्ट्स आप बच्चों को दे सकते हैं जो उनके परिवेश से संबंधित हो सकता है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित हो सकता है। आस्क पीयर टू रिव्यू देयर वर्क। बच्चों से आपस में उनके कार्य की समीक्षा करवाइए, उनका डिस्कशंस करवाइए, ताकि जब आप उनके डिस्कशंस को सुनेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी। वर्क विद मेंटोर, अपने मेंटोर के साथ काम कीजिए। रीड एंड यूटिलाइज स्टूडेंट असेसमेंट। और बच्चों ने एक दूसरे का जो असेसमेंट किया है उसको पढ़िए, उसको मूल्यांकित कीजिए कि क्या वो चीज़ें सही हैं। तो इन सब मेथड्स के साथ जो है वो आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इस साइट का इस्तेमाल किया है, तो आप भी इन किताबों को पढ़कर रिफ्लेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा थॉट्स जो हैं वो अपने डेवलप कर सकते हैं। आप अपने आप को इस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।